हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है द चनाव वैली एजुकेटर पे। दोस्तों आज एक टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, CUET। सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि आपका छोटा भाई बहन हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट हो सकता है, तो उनके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको फोकस करना होगा CUET पे। देखो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस पे फोकस करना होगा। अभी से अगर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, है ना, 12th के बाद उनको CUET देना होगा, उसके बाद ही उनको कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। ठीक है, तो यार CUET की जो प्रिपरेशन है वो करने के लिए, वो जो प्रिपरेशन है वो बहुत लंबी है, काफ़ी लंबी प्रिपरेशन है, 1-2 महीने में तो होती नहीं है ये। तो अभी थोड़ा सा ये जो टेस्ट है थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप 6th-7th में पढ़ रहे हैं अभी, तो अगर आपका कोई भी भाई बहन या फिर आपकी फैमिली में कोई भी स्टूडेंट 6th-7th में पढ़ रहा है तो उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। अभी से ये प्रिपरेशन स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी मैं पूरा आपको ये डिस्कस करूँगा, सेक्शन वाइज पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस कैसे कैसे पढ़ना है आपको। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप अभी से तैयारी करोगे, 6-7 से स्टार्ट कर दोगे, तो 12 तक जो भी सिलेबस आपका होगा तो आपको CUET के लिए कहीं बाहर से कोचिंग लेने की नीड नहीं पड़ेगी, कहीं से भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। जो भी आप सिलेबस पढ़ोगे उसी से हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपको सिर्फ क्या पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़नी होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको सिर्फ रीजनिंग पढ़नी होगी। और एप्टीट्यूड जो आता है, तो एप्टीट्यूड तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, जो मैथमेटिक्स अभी पढ़ रहे होते हैं ना छोटी क्लासेस में, 10th तक का जो मैथमेटिक्स होता है वो काफ़ी होता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो स्टार्टिंग का जो सिलेबस है वो बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर करवाओ, अच्छे से पढ़ाओ, तो ये आराम से CUET हो सकता है, इतना दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो छोटी क्लासेस में अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए CUET दिक्कत बन सकता है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका CUET पास नहीं हुआ तो आपको वेट करना पड़ेगा, है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। तो उससे बेटर है कि अगर जो भी स्टूडेंट्स अभी छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं उन पे फोकस करो, उनको बोलो कि ये जो आपका सिलेबस है उसको सही ढंग से पढ़ो, उसमें रीजनिंग को थोड़ा सा इंक्लूड कर दो और एप्टीट्यूड को थोड़ा सा इंक्लूड कर दो। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिंपल ही होता है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताने वाला हूँ, है ना। सेक्शन वाइज सिलेबस को डिस्कस करते हैं CUET का। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सेक्शन 1A की अगर हम बात करें तो लैंग्वेजेस, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी आपकी, उसमें से आपको एक चूज़ करनी है ना। इतनी सारी लैंग्वेजेस में से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने हिंदी चूज़ कर लिया या फिर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर ली। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ करते हो तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा फिर, है ना। आपको ये थोड़ा डाउट होगा कि CUET में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखो, सिंपल सी बात है कि इसमें कोई भी पैसेज आपको आ सकता है ना, इसमें कोई भी एक पैसेज आप डाल सकते हैं या फिर कोई पैराग्राफ आ सकता है ना। उसमें से आपको क्या करना है, एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए पूछ सकते हैं लास्ट में, या फिर उस पैसेज में से लास्ट में उसी पैसेज के अकॉर्डिंग लास्ट में क्वेश्चन पूछे होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, कुछ फिलअप्स दिए होंगे। तो अब बात यह है कि इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा क्या, इसमें ग्रामर पूरी की पूरी आएगी, मैक्सिमम ग्रामर इसमें आएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे आएंगे, मॉडल्स, आर्टिकल्स, नरेशन, वॉइस वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। और अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो लैंग्वेज की टेंशन तो आप छोड़ दो, है ना। लैंग्वेज की टेंशन आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो करना क्या होगा, ग्रामर पे फोकस करना होगा। हाँ, एक और चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है वोकेब पे आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, वोकेब पे, है ना, वोकेबुलरी पे आपको फोकस करना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे, ये सब चीज़ें होगी कैसे। देखो, अगर आप लोग क्या करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, है ना, तो वहाँ से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। फोकस एक ही करना है कि ग्रामर पे फोकस करना है, और उसके साथ साथ आपको ये कोशिश करनी है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन को सीखना है। तो ये चीज़ें अपने आप आपका सेक्शन 1A जो है वो CUET का आराम से आपका हो जाएगा अच्छे मार्क्स के साथ। तो ये काम करना है आपको, अपना वोकेब बढ़ाओ जल्दी से बस। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर कोई भी चीज़ मिलती है, कुछ भी न्यू चीज़ मिलती है इंग्लिश में पढ़ने के लिए, उसको पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो किसी की हेल्प लो कि भाई ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रही है, हमें ट्रांसलेशन सिखा दो, है ना, कैसे करनी है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आपको ग्रामेटिकल इंग्लिश पे फोकस करना है, यहाँ पे स्पोकन पे फोकस नहीं करना है, स्पोकन काम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो अगर छोटे बच्चे भी हैं, है ना, 6th 7th 8th में भी पढ़ रहे हैं, तो उनको भी ट्राई करो कि थोड़ी सी इंग्लिश ट्रांसलेशन पे काम करें, है ना। हमारे इंडिया वालों की प्रॉब्लम यही है कि हमें इंग्लिश पे बहुत दिक्कत है ना, इंग्लिश बहुत टाइट है हमारी। तो इंग्लिश पे छोटे बच्चों को ना पूरा फोकस करवाओ इंग्लिश पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, उसके बाद भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, इसके बाद आपका आ गया
सेक्शन 1B, देखो यार इसमें ना एक चीज़ बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 1B में अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज कोई भी अगर सीखनी है तो आप इसमें सीख सकते हैं, बाकी है वैसे ही है ये ना, जो सिलेबस है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो सेक्शन B का हमें तो इतना नीड पड़ेगी नहीं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन सेकंड, डोमेन, हाँ ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में क्या है कि जो भी आपने 10th के बाद जो भी सब्जेक्ट्स रखे हैं, है ना, जो भी सब्जेक्ट्स रखे हैं, मान लो आपने आर्ट्स रखा हुआ है, वो आर्ट्स में जो भी आपने सब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो डोमेन में उन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और होंगे क्या, MCQs होंगे, ठीक है, MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और NCERT इसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक है। 11th की जो NCERT है वो अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर भी फोकस करना ही पड़ेगा। लेकिन 6 to 12th की NCERT अगर जो भी छोटे क्लासेस में अभी बच्चे हैं, है ना, तो 6 to 12th की जो NCERT है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बेनिफिशियल ये साबित हो सकती है। तो 6 से 12th तक की NCERT पढ़ना चाहिए सभी को, है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो डोमेन में क्या होता है कि CUET में पहला तो लैंग्वेज डिस्कस कर लिया, दूसरा डोमेन में क्या होता है मैंने बता दिया आपको, जो भी 10th के बाद आपने मेडिकल रखा है ना, आर्ट्स रखा है, कोई भी स्ट्रीम रखा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट्स आएंगे। जो भी आपने सब्जेक्ट रखे होंगे कहाँ पे, 10th के बाद 11th-12th में जो सब्जेक्ट रखे होंगे उसी में से आपका ये सेक्शन सेकंड में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, MCQs ही होंगे ये, ठीक है, ये थोड़ा सा ईजी रहता है। अब सेक्शन थर्ड जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका ये रहता है कि देखो इसमें भी क्या आएंगे, MCQs बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है, जनरल नॉलेज के बारे में पूछेंगे, करंट अफेयर्स पूछेंगे, जो भी फिलहाल वर्तमान में चल रहा है उसके रिलेटेड पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब देखो यार इसमें क्या हो जाता है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में रीजनिंग आ जाती है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, क्वान्टिटेटिव रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा बताता हूँ, मैथमेटिक्स PC में आएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आने वाली है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ क्या क्या आएगा। सेक्शन थर्ड में पहली बात तो लॉजिकल रीजनिंग आएगी, दूसरा वर्बल रीजनिंग आएगी, ठीक है, और तीसरा आपका आ जाएगा क्या, एप्टीट्यूड आ जाएगा, एप्टीट्यूड, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपकी आ जाएंगी सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट में। मतलब CUET देने के लिए पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन पे फोकस करना होगा, जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीसरा आपको फोकस करना होगा जनरल टेस्ट पे। तो उसमें क्या क्या आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी और वर्बल रीजनिंग आएगी और एप्टीट्यूड आएगा। मैं आपको कि रीजनिंग में पूछते क्या है, फॉर एग्जांपल फैमिली रिलेशंस के बारे में पूछते हैं, है ना, फैमिली रिलेशंस हो गए, जैसे इसमें टॉपिक आ जाते हैं ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, और पजल्स पूछ लेते हैं बहुत सारे इसमें ना, पजल्स पूछते हैं, ठीक है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, रीजनिंग में तो ज़्यादा रिलेशंस के बारे में ही पूछते हैं कि भाई, है ना। तो ये जो रीजनिंग है ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो छोटी क्लासेस हैं जैसे 8th 9th 10th हो गई, इन क्लासेस में रीजनिंग अभी नहीं होती है। हाँ, जो आपका एप्टीट्यूड है ये एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, जो भी आप 6 7 से लेकर के जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, है ना, अप टू 10th, है ना, 10th तक जो भी पढ़ते हैं वो इसमें कवर हो जाता है। तो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करने के लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट रीजनिंग थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि देखा गया कि यहाँ पे हमारे क्योंकि रीजनिंग जो होती है वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई जाती है ना, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें नहीं होती है रीजनिंग, बाकी एप्टीट्यूड हो जाएगा। तो मतलब सिंपल हो गया, सिर्फ आपको रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बाकी थोड़ा बहुत आपको आता भी है और थोड़ी और तैयारी कर लोगे तो आपका CUET आराम से निकल सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों में फोकस करो। तो बाकी इसके लिए स्पेशल कोचिंग अगर आप देखो तो 1 महीने का टाइम होता है ना, अराउंड अबाउट 1 मंथ का टाइम होता है, तो 1 मंथ में इतना नहीं कर पाते हैं भाई, ठीक है। 1 मंथ में इतना सिलेबस अगर आप बोलोगे कि बाद में करेंगे तो 1 मंथ में ये सब पूरे का पूरा सिलेबस नहीं हो सकता 1 मंथ में ना। तो लेकिन अगर फिर भी किसी ने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है और 11th-12th का सिलेबस में भी रीजनिंग वगैरह ढंग से नहीं पढ़ा है, तो आपको अभी भी ना अभी क्या हो गया है कि कुछ बुक्स आ चुकी है ना, शॉप से आपको बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वो बुक्स प्रेफर कर लो, है ना, बुक्स ले लो, उसमें MCQs होंगे बुक्स में, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप नीचे कमेंट कर लो, ठीक है, कमेंट्स सेक्शन में कमेंट कर लो, तो मैं आपको जो भी बुक्स अभी 1 महीने के लिए जल्दी प्रिपरेशन के लिए जो भी बुक्स सूटेबल हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा और वो आप परचेज़ कर लेना। और 1 महीने की प्रिपरेशन उस बुक से आप कर सकते हो शॉर्ट में ना। लेकिन अगर आपको
इसके बाद तो चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो भी प्रिपरेशन होगा तो वो तो चलो हमारे चैनल पे भी हम ट्राई करेंगे, और ऑफलाइन भी हम कोशिश करेंगे। बट अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है तो 1 महीने के लिए अगर आपको करना है तो आप बुक्स परचेज़ कर सकते हो। अगर नहीं पता आप पूछ लो एक बार, है ना। अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लो, मैं आपको बुक्स बता दूंगा 1 मंथ की तैयारी के लिए। बहुत सारी बुक्स हैं जिन पे बहुत सारे MCQs हैं, और उस पर मतलब एक ही बुक होगी, एक ही बुक में सारे के सारे होंगे, है ना, सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसी में, ठीक है। तो ये था आपका CUET के बारे में। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका पूरे का पूरा कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच।